नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लुकिन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं कावेरी 2.0, भारत का एक नया इंजन का प्रोग्राम, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या से भारत को निजात दिलाने वाला है। अब तक भारत जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमानों की जो तकनीक है, उसमें जो सबसे ज्यादा समस्या से जूझ रहा है वो है इंजन का निर्माण। एक ऐसा इंजन जो कि बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं, लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक होते हैं। भारत ने कावेरी के नाम से 1989 में जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो अभी तक सफल नहीं हो पाया। लगभग 37 ईयर्स के इंतजार के बाद अब कुछ ऐसा यहाँ पर किया गया है जिससे हमें एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद जो है वो जागी है। और बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त को हो सकता है ये अटकलें मार्केट में लगाई जा रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके लिए ऑफिशियल डिक्लेरेशन करने वाले हैं। कावेरी 2.0 जो इंजन है, अगर ये भारत विकसित कर लेता है जिस प्रकार से इसका थ्रस्ट बताया जा रहा है, तो अमेरिका के जो जेई F404 जो इंजन है, उनसे हमारी जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। और हमारा जो तेजस विमान है, जिसको हम लंबे समय से चाह रहे हैं कि एक ऑपरेटिंग कंडीशन में या ऑपरेशनल फेज में भारतीय वायुसेना के लिए सुपुर्द कर दें, या फिर हम उनके ज्यादा से ज्यादा बेड़े तैयार कर सकें, स्क्वाड्रन तैयार कर सकें, वो कार्य भी रफ्तार पकड़ पाएगा। और लड़ाकू विमान और इंजन दोनों ही जो समस्याएं हैं, उनसे हम जो परेशान चल रहे हैं, उस समस्या का यहाँ पर निजात मिल सकती है हमें। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा वो खास इसलिए होने वाला है, कावेरी 2.0 पर जो भी अपग्रेड आए हैं उस पर हम बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर जो सूचनाएं रिलीज की गई हैं, जो कुछ अनवील किया गया है डीडी न्यूज के द्वारा, या फिर हम ट्विटर हैंडल की बात करें जो कि भारत सरकार जो पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है, उसके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी जो बात कही गई है, उन सभी का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ये खबर जो है वो वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर मान लीजिए कावेरी 2.0 हम वास्तव में बनाने की स्थिति में आ गए हैं, तो उसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं, उनका भी विश्लेषण करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, यहाँ कावेरी का जो ये आपको दिख रहा है डायग्राम, जो दिख रहा है, इमेज जो दिख रही है, वो इसका एक तरीके से डेमोग्राफ है। यानी इस तरीके से इस इंजन को डेवलप किया गया है। और तेजस जो हमारा विमान है, तेजस MK1A, इसको जो मिड लाइफ फेज में हम इसको जोड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ देखिए, तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिकी इंजन आने में हुई देरी तो डीआरडीओ ने पलट दी बाजी। तो एक्चुअल में हुआ कि ये है कि हम वैसे तो कावेरी इंजन जो प्रोजेक्ट था हमारा, वो पूरी तरह हमें पता है सफल नहीं हो पाया, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर हमने हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका पर बढ़ गई। अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उससे हमने डील की। और तेजस जो हमारा प्रोजेक्ट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की जेई के साथ में डील करके। लेकिन जेई ने लगातार इंजनों की सप्लाई में देरी की है। और हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो इस कदर, यानी इस तरीके से इसने हमें एक तरीके से हताशा हाथ लगी है कि हमें दूसरे जो लड़ाकू विमान हैं उनकी ओर देखना पड़ रहा है, उनकी ओर डील करनी पड़ रही है, राफेल की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारा पहले सफल हो जाता तो बहुत कुछ यहाँ पर परिवर्तन हो सकता था। लेकिन अब देखिए, तेजस MK1A अपग्रेड डीआरडीओ प्लान 90 किलो न्यूटन कावेरी 2.0। यानी जो कावेरी इंजन की हम बात कर रहे हैं, अभी तक कावेरी इंजन की बात होती थी 60 किलो न्यूटन, 49 किलो न्यूटन, लेकिन अब बात अचानक से कहां तक जा रही है, 90 किलो न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पर बात जो है कुछ खास है। और ये कावेरी 2.0 कोर ओवरहॉल है टू रिप्लेस जेई इंजन। जेई इंजन को रिप्लेस करने की बात यहाँ पर कही जा रही है और ये इस तरीके से सुर्खियों में है। एक्चुअल में ये जो अटकलें हैं कहां से लगी हैं, और ये क्यों कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है ऑफिशियली कुछ ना कुछ इसके बारे में बोल भी सकते हैं, बता सकते हैं। एक्चुअल में भारत सरकार का ही चैनल है डीडी न्यूज, आप सभी जानते हैं, हम इसे बचपन से देख रहे हैं। डीडी न्यूज पर एक प्रोग्राम आता है, जिस प्रोग्राम जिसमें कि डिफेंस डायनेमिक्स के नाम से एक सीरीज चलती है। डिफेंस डायनेमिक्स जो सीरीज है, उसमें यहाँ बाकायदा इस इंजन के बारे में विशेष तौर पर डिटेल में चर्चा की गई है। इसके जो टेक्निकल फीचर्स हैं उनकी बात कही गई है। और उसी के कुछ समय बाद फिर बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर भी सेम बात को रिपीट किया गया। और इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं जश्न मनाया गया कि भारत जो है
अब इंजन निर्माण के क्षेत्र में नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिख रहे होंगे और यहाँ भारत को रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है। विदेशी इंजनों पर निर्भरता को खत्म करने की बात कही जा रही है। अब देखिए इसको पूरी डिटेल में हम बात करें, 15 अगस्त की बात हो रही है, क्यों हो रही है? 2 आधार मैंने आपको बता दिए कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ ये जो इनके द्वारा वीडियो जारी किए गए हैं और बाकायदा इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि कावेरी 2.0 जो है कोर इंजन के रूप में जीटीआरई के रूप में जीटीआरई के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और पुराना जो कावेरी था, अब उस प्रोजेक्ट को हमने इससे अलग कर दिया है। दो चीजें यहां पर हुई हैं। देखिए, एक तो हमारे जो हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, यानी जो भारी लड़ाकू विमान हैं जो कि 5th जनरेशन के हैं या फिर बहुत ज्यादा भारी हैं, उनमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन की आवश्यकता होती है। 120 किलो न्यूटन, 130 किलो न्यूटन, 140 किलो न्यूटन जैसे कि एमका है, उनके लिए हमने कावेरी 2.0 को नहीं बनाया है, यानी उससे इस प्रोजेक्ट को अलग कर दिया है। उसके लिए जो इंजन बनाया जा रहा है वो फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर भारत में ही वो इंजन डेवलप हो रहा है, तो यानी वो प्रोजेक्ट अलग काम करेगा। दूसरा, जिनमें कम थ्रस्ट की आवश्यकता होती है वो प्रोजेक्ट भी अलग हो गए, लेकिन जो मीडियम थ्रस्ट हैं जो कि 80 किलो न्यूटन से 90 किलो न्यूटन के आसपास की जिनमें आवश्यकता होती है, जैसे कि तेजस MK1A लड़ाकू विमान है, उसके लिए कावेरी 2.0 को डेवलप किया जा रहा है। कावेरी 2.0 को हमने अलग से रीडिजाइन किया है, यानी पुराना जो कावेरी इंजन था उसी में कोई अपग्रेड नहीं किया गया है, उसमें कोई अपडेट नहीं किया गया है, उसी में कोई नई चीज बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि पूरा इंजन ही रीडिजाइन किया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है जोड़ी गई हैं, जैसे कि इसमें एडवांस कंप्रेसर, इन पर हम सब पर डिटेल से बात करेंगे। इसमें एडवांस कंबस्टन चेम्बर, यानी इसको भी बदला गया है। इसका जो टरबाइन है, फिर इसका जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, इन सभी में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव करके रीडिजाइन किए गए हैं और फिर से इस इंजन को डेवलप करने की बात कही गई है। अब यहां पर देखिए इसका ओवरऑल जो रिजल्ट निकल कर आता है वो ये है कि ये इंजन जो है ड्राई थ्रस्ट का मतलब होता है आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के बिना। तो इस पर भी मैं टेक्निकली इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 55 से 60 किलो न्यूटन की रेंज में थ्रस्ट पैदा करेगा और अगर वेट थ्रस्ट की बात करें यानी आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के साथ में, तो ये 90 से 100 किलो न्यूटन तक का टारगेट पूरा कर सकता है। अगर ये 90 किलो न्यूटन भी करता है तो इसका मतलब जेई का जो F404 इंजन है जिसको हम लगाने की बात कर रहे हैं तेजस MK1A में, उससे ज्यादा थ्रस्ट ये हमें दे पाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था कि हम अमेरिका के द्वारा हमारे लिए जो इंजन दिए जा रहे हैं, या तो उसकी बराबरी कर लें या उससे आगे पहुंच जाएं। ये प्रोजेक्ट लेकर कावेरी 2.0 को हम आगे बढ़े हैं, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, तेजस जो विमान है हमारा, उसमें अभी हम तेजस की बात करें, तेजस MK1A, तेजस MK1 की बात नहीं कर रहे, वो तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गया है। तेजस MK1A जिसके जो स्क्वाड्रन है उनको हम भारतीय सेना में शामिल करने के दौर में हैं और इसमें हम जिस इंजन को लगा रहे हैं वो कौन सा है? F404, जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी का है। अब इसके हम मिड लाइफ जो यानी इसका जो बीच का दौर है, यानी जैसे जैसे तेजस बनते जाएंगे, स्क्वाड्रन बनते जाएंगे, तो हम चाह रहे हैं एक समय ऐसा आ जाएगा 2030 तक हमें ये सारा काम करना है कि हम इसमें अपना जो रीडिजाइन इंजन है यानी कावेरी 2.0 उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे और इससे देखिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भारत को प्राप्त होगी, यानी बार बार हमें ये डील करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम हमारे लड़ाकू विमान कितनी संख्या बढ़ानी है उस पर भी हम विचार नहीं, दूसरे देशों की ओर देखना नहीं पड़ेगा, हम खुद से अपना इंजन बनाएंगे और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो कावेरी 2.0 जो है तेजस MK1 जो हमारा MK1A लड़ाकू विमान है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट की श्रेणी के साथ में। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार, बाहरी आपूर्ति व्यवधानों से संचालन को बचाने के लिए और घरेलू एरो इंजन स्वावलंबन को बढ़ाने के लिए, जीवन चक्र लागत में संभावित कमी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्ति प्रदान करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये इस इंजन का जो सफर है, थोड़ा सा अगर इस पर हम बात करें, 1989 में कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ था। इसके परीक्षण, पहला कोर जो इंजन का परीक्षण हुआ 1995 में हुआ।
उसके बाद परमाणु प्रतिबंध लगे 1998 में, फिर ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा धीमा पड़ गया, रसिया की इसमें सहायता ली गई। हाई ऑल्टीट्यूड जो टेस्ट है उसके लिए हमारे यहाँ पर फैसिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पर रूस से हमने सहायता ली। और आगे चलकर ये जो हमारा प्रोजेक्ट हमारे तेजस लड़ाकू विमान के लिए फिट नहीं हुआ, क्योंकि इससे जो थ्रस्ट पैदा हो रहा था वो उतना नहीं था जितना तेजस के लिए आवश्यक था। यहाँ पर 70 से 72 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्राप्त हो रहा था आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के साथ में, लेकिन हमें चाहिए कितना था, एटलीस्ट 83 से 85 किलो न्यूटन चाहिए था। तो इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब 2026 में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी उपस्थिति में आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया और उसके बाद जीटीआरई जो है उसने ये डिसीजन लिया कि अब हम कावेरी 2.0 को रीडिजाइन करके डेवलप कर देंगे और इस पर कार्य शुरू हो चुका है। अब देखिए यहाँ कावेरी 2.0 की हम तकनीकी विशेषताओं को विस्तृत रूप से आपके सामने रखते हैं कि ये इंजन बनेगा तो उसके बाद इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही हैं और वो हमारे लिए कैसे सहायक होंगी। सबसे पहली बात, इसका ड्राई थ्रस्ट जो दिया गया है, यानी जो इसके द्वारा जो डेवलप किया जाएगा, ड्राई थ्रस्ट दिया जाएगा लड़ाकू विमान के लिए, वो 55 से 60 किलो न्यूटन का होगा। यानी ये आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के बिना है। और यहाँ पर आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी अगर इसमें काम करेगी तो ये 90 से 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर हम बात डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए आप कि हमारा जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन जो हमने बनाया था वो 49 से 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता था। और अमेरिका का जो इंजन है वो अगर उसके ड्राई थ्रस्ट की बात करें 54 किलो न्यूटन है और आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के साथ में वेट थ्रस्ट की बात करें तो 84 से 85 किलो न्यूटन है। तो इसका मतलब कि कावेरी 2.0 जो है वो इन दोनों से आगे है, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका वाले के ऑलमोस्ट बराबर है। और हमारा जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन था उससे तो काफी बहुत ज्यादा ये शक्तिशाली है। अब देखो सबसे पहली बात, ड्राई थ्रस्ट, वेट थ्रस्ट, आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी, इनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी को समझो। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये इंजन का मेन स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, अब इसमें एक टेक्नोलॉजी लगाई जाती है जिसे आफ्टर बर्नर करें। आफ्टर बर्नर का मतलब ये है कि इस इंजन के पिछले हिस्से में, जो सबसे पिछला हिस्सा है, यहाँ पर ईंधन को वापस से जलाने की एक व्यवस्था की जाती है। यानी जो ऑक्सीकारक है यहाँ पर ऑक्सीजन है और जो जेट फ्यूल है यहाँ पर एक जेट फ्यूल होगा, इनको वापस से जलाने की कोशिश की जाती है। यानी मेन जो कंबस्टन चेम्बर है उसमें जलने के बाद दोबारा से इसको जलाया जाता है। और कब जलाया जाता है, जब पायलट को थोड़े ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है तो उस समय आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एक्चुअल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती अगर हम इस कोर वाले पार्ट को ज्यादा बड़ा कर देते, लेकिन कोर वाले पार्ट को आप ज्यादा बड़ा करोगे तो इंजन का वजन बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा और उससे विमान का वजन बढ़ जाएगा। विमान का अगर वजन बढ़ेगा तो ये ज्यादा गति इसलिए प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो एयर का जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा। यानी एयर जो है इसको पीछे की ओर खींचेगी। तो कई सारी चीजें हम चाहते हैं, विमान का वजन कम से कम रहे, इंजन का वजन कम से कम रहे, तो उसमें आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी बहुत सहायक होती है, बहुत ज्यादा मदद करती है और ज्यादा थ्रस्ट पैदा करती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कैसे काम करती है, इसको समझिए। एक्चुअल में ये जो इंजन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां पर क्या होता है, इसमें यहां से एयर जो है अंदर प्रवेश करती है और एयर जो है मैक्सिमम, क्योंकि ये कोर इंजन है तो इसके कोर वाले हिस्से में ही ज्यादा प्रवेश करेगी। अब इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, जो एयर यहां पर प्रवेश करती है, कंप्रेसर उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड करता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड करके इस एयर को किसमें भेजता है, ये कंबस्टन चेंबर है। इस कंबस्टन चेंबर में एक तरफ से फ्यूल आ रहा है, एक तरफ से एयर आ रही है, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये फ्यूल जलने लगता है। ये जलने लगता है तो यहाँ पर जो टरबाइन है, इसकी जो शक्ति होती है, इसकी पावर होती है, फ्यूल के जलने से जो शक्ति मिलती है उससे ये टरबाइन जो है वो घूमने लगता है। अब ये घूमने लगता है, यहां से जो गैसेज जो है, एग्जॉस्ट लगा है, उससे गैसेज जो है बाहर निकलती हैं और फिर न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग जैसे गैसें बहुत तीव्र गति से बाहर निकल रही हैं, बहुत शक्ति से, वैसे ही इंजन को शक्ति मिल रही है और उससे लड़ाकू विमान आगे बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि जितना थ्रस्ट यहां पर मिल रहा है, जैसे मान लो 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिल रहा है, लेकिन अचानक से पायलट को रिक्वायरमेंट हुई कि वो 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहता है, 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहता है। तो अब
इसमें क्या काम करेगा, इसमें आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी काम करेगी। आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी समझना। यहां पर जो आपने फ्यूल भेजा था, यहां जो आपने फ्यूल भेजा था और यहां से जो एयर आ रही थी, उन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो एयर बहुत ज्यादा यहां पर प्रवेश कराई जाती है। एयर जो है वो बहुत ज्यादा प्रवेश करती है, कंप्रेसराइज यानी प्रेशराइज करके इसको एयर को बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जाता है। उसके फायदे ये होते हैं कि एक तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हवा जो है इसमें ज्यादा प्रवेश करती है तो इसका तापमान जो है नहीं बढ़ पाता है और फ्यूल जो है वो जलता है। तो जितना फ्यूल भेजा उससे कई गुना आपने यहाँ पर ऑक्सीजन भेजी। अब वो ऑक्सीजन पूरी की पूरी काम नहीं आई, उसमें से बहुत सारी ऑक्सीजन जो है लगभग 70% ऑक्सीजन ये मान के चलो बिना जली हुई आगे बढ़ गई। अब ये हमारे पास में ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन तो 70% के आसपास पड़ी हुई है, तो इसका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। दोबारा उपयोग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ईंधन के लिए इंजेक्टर रिंग्स लगा दी। ये इंजेक्टर रिंग्स है, छोटे छोटे जो आपको पाइप दिख रहे हैं या फिर रिंग्स दिख रही हैं, इसमें हमने क्या किया, इनके माध्यम से इस ऑक्सीजन पर ईंधन का छिड़काव किया और दोबारा से ईंधन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर जलने लग गया। इसको कहते हैं आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी। होगा क्या इससे, होगा ये कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म ऑक्सीजन है और उस पर जैसे ही ईंधन पड़ेगा तो ये बहुत तेजी से जलेगा, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें बनेंगी, वो बाहर निकलेंगी और यहाँ पर थ्रस्ट जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। कई बार 40 से 60%, 70% तक थ्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने क्या किया, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसका वजन भी नहीं बढ़ाया और आपने इंजन को थ्रस्ट भी बहुत ज्यादा दे दिया। तो इसे कहते हैं आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी, जो कि अलग अलग काम तरीके से काम करती है। 5 लगभग इसके स्टेप इस तरीके से हैं। इसमें फ्लेम होल्डर्स होते हैं, ताकि ये फ्लेम होल्डर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि यहाँ इतनी ज्यादा तीव्र गति से जो गैसें बाहर निकल रही हैं, हवा जो चल रही है, जैसे कि मोमबत्ती बुझ जाती है हवा में, कहीं ऐसा नहीं हो कि आग बुझ जाए, तो इसमें फ्लेम होल्डर्स लगाए जाते हैं और गैसों को बहुत तीव्र गति से जो ये फैलाव हो रहा है उसका उपयोग किया जाता है और इसके लिए यहाँ पर वेरिएबल ज्योमेट्री वाले नोजल लगाए जाते हैं जो इसके मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा कर सकें, इसका उपयोग कर सकें। तो ये आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी है। आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी से कितना बदलाव आ जाता है वो आप इससे समझ सकते हैं, ड्राई थ्रस्ट और वेट थ्रस्ट। देखिए, ड्राई थ्रस्ट का मतलब है कि आप जो जेट इंजन जो है उसका जो मुख्य कंबस्टन चेंबर है, जो मेन दहन कक्ष है, उसमें जो ईंधन जल रहा है वो वाला हिस्सा और उससे मिलने वाला थ्रस्ट। लेकिन वेट थ्रस्ट का मतलब है कि आपने आफ्टर बर्नर को चालू किया, आफ्टर बर्नर चालू करने के बाद जो थ्रस्ट मिला वो क्या कहलाता है, वेट थ्रस्ट कहलाता है। ये मुख्य मेन कंबस्टन चेंबर में होता है। ये मेन कंबस्टन चेंबर के पीछे की ओर जो एग्जॉस्ट होता है वहां पर लगा हुआ होता है। इसमें ईंधन की खपत जो है यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंट होता है। विमान अपनी अधिकतम दूरी तय करने के लिए इसी का उपयोग करता है, यानी मेन तो इसी का उपयोग हो रहा है, जो कोर इंजन का जो ये मेन कंबस्टन चेंबर है। लेकिन कुछ मिनट के लिए पायलट को जब ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, वेट थ्रस्ट का। उपयोग कहां पर होता है, सामान्य उड़ान, गश्त लगाने, ईंधन बचाने के लिए। लेकिन जब आपको टेक ऑफ करना होता है, जब बहुत ज्यादा टेक ऑफ कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता है, या फिर मैन्युवरेबिलिटी करानी है, लड़ाकू विमान को इधर से उधर क्या करना है, मैन्यूवर करना है, या फिर आपको सुपरसोनिक स्पीड देनी है, बहुत तेज गति से उड़ाना है, तो उस समय आफ्टर बर्नर का उपयोग किया जाएगा। यहां पर जो अगर पावर की बात करें तो इसकी शक्ति इंजन की आधारभूत क्षमता होती है तक सीमित रहती है, लेकिन आफ्टर बर्नर से 40 से 70% तक थ्रस्ट को या पावर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यहां पर लगाई गई है। इसके अलावा आपने कावेरी 2.0 में, यानी ये कावेरी 2.0 की पहली विशेषता मैंने आपको बताई कि ड्राई थ्रस्ट और वेट थ्रस्ट जो है वो कितने मिलेंगे और आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। फिर देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसका जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर, इसको हाई प्रेशर कंप्रेसर एचपीसी के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब जो यहां से एयर यहां पर प्रवेश करेगी उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड करने की क्षमता इस कंप्रेसर के अंदर है। तो यहां जितनी ज्यादा एयर को प्रेशर किया जाएगा उतना ही कंबस्टन चेंबर में हवा जो है बहुत दबाव के साथ पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी, फ्यूल को उतना ही जलाएगी और उतना ही थ्रस्ट पैदा होगा, उतनी ज्यादा इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये डिजाइनिंग की गई है, रीडिजाइनिंग की गई है पहले कावेरी इंजन की तुलना में। फिर यहां पर देखिए टाइटेनियम विलिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको हम ब्लेडेड डिस्क कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमारा कंप्रेसर है उस कंप्रेसर में एक रोटर डिस्क होती है, ब्लेड होती है। ये सामान्यतः अलग अलग धातुओं से बनी हुई संरचनाएं, दो अलग अलग संरचनाएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है तो इसमें कई जगह पर क्या होते हैं, लीकेज भी रह जाते हैं, फिर इसमें नट बोल्ट लगाने पड़ते हैं तो उससे वजन बढ़ता है। लेकिन यहां पर जीटीआरई के द्वारा, डीआरडीओ के निर्देशन में
एक सिंगल पीस से इसको बनाया गया है और मिश्र धातुओं से विशेष प्रकार के जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उससे बनाया गया है। किसी प्रकार का इसमें लीकेज नहीं है, किसी भी प्रकार के नट बोल्ट की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो इससे इसका जो टोटल ओवरऑल जो वजन है वो काफी कम हो जाता है और इसकी क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। फिर यहाँ पर देखिए आपकी टरबाइन की बात करें, टरबाइन के जो ब्लेड की बात करें, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड इसमें लगाए गए हैं। यहाँ पर भी क्या महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साधारण ब्लेड बनाए जाते हैं उनको क्या अलग अलग धातुओं से बनाकर जोड़ा जाता है। तो उसमें जो है ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं। ग्रेन बाउंड्रीज का मतलब बीच बीच में दरारें, छेद हो सकते हैं और ऐसा होने पर ये क्या करते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर पर ये डिफॉर्म हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। की स्मूथनेस जो है वैसी की वैसी बनी रहती है। ये हाई टेम्परेचर पर भी पिघलता नहीं है, जबकि इसका कुछ हिस्सा पिघल सकता है। तो यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जो है वो भी जीटीआरई के द्वारा लगाई जा रही है। फिर देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है एफएडीसी। एफएडीसी यानी फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी तक जो इंजन, पुराने जो डिजाइन के इंजन होते थे वो मोस्टली मैकेनिकली ऑपरेट होते थे, यांत्रिक रूप से ऑपरेट होते थे। लेकिन आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो हम कावेरी 2.0 के अंदर बहुत सारे हाई लेवल के सेंसर इसमें लगाए गए हैं। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है जो मिली सेकेंड में लाखों सिग्नल भेजता है। उसके द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल का मतलब हवा का प्रेशर कितना रहेगा, दहन कक्ष का टेम्परेचर कितना रखना है, ये सारी चीजें जो हैं, यहाँ पर हवा का प्रभाव हुआ, हवा का दबाव हुआ, थ्रस्ट हुआ, इन सबको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डीईसी लगाया गया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो आर्किटेक्चरल शिफ्ट है वो अपने आप में बहुत एडवांस है। इसमें आई जो एडवांस कंप्रेसर हैं, जो इसमें कंबस्टन चेंबर है, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन है, आधुनिक नियंत्रण प्रणाली है, ये सब जो है इसकी हाई परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक थे, जो जीटीआरई ने प्राप्त कर लिए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कावेरी 2.0 अब सफल होता हुआ दिख रहा है और एक अब समय वो दूर नहीं है जब हम कह सकेंगे कि भारत भी अब अपना इंजन निर्माण करता है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे हम चर्चा करना चाहेंगे वो है थ्रस्ट टू वेट रेशियो। कई विद्यार्थियों ने कावेरी 2.0 पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा था, एक ने थ्रस्ट टू वेट रेशियो के बारे में भी पूछा था कि सर इसके बारे में बताइए, तो समझ लीजिए। देखिए थ्रस्ट टू वेट रेशियो का मतलब क्या है, जो इंजन आपने बनाया है उस इंजन के द्वारा कितना थ्रस्ट दिया जा रहा है और उस इंजन का टोटल वेट कितना है, अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो इसे कहते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशियो। इससे क्या पता लगता है समझना, जैसे कि थ्रस्ट का एग्जांपल मैं ले लूं यहां पर, जैसे कि ये मान लीजिए ये इंजन 6000 किलोग्राम फोर्स केजीएफ यानी किलो न्यूटन जो है, सॉरी न्यूटन का थ्रस्ट जो है किलोग्राम फोर्स में पैदा करता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6000। अब इसका जो वेट है वो कितना है 1000 केजी, 1000 केजी। और यहां पर ये कितना है केजीएफ, केजी से केजी गया तो कितना फोर्स हुआ 6:1 का जो फोर्स है वो यहां पर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंजन का जितना वजन है, इस इंजन का जितना वजन है उससे ये 6 गुना थ्रस्ट पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंजन जो है उसका वजन कम है लेकिन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है, उसमें थ्रस्ट इतना ज्यादा पैदा करने की क्षमता है कि वो आसानी से किसी भी लड़ाकू विमान के अंदर जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो उसको बहुत अच्छी पावर दे सकेगा। उस लड़ाकू विमान को बहुत अच्छे से एक्सेलरेट कर पाएगा, यानी उसकी गति को बहुत तीव्र गति से बढ़ा पाएगा। फिर आप इसको वर्टिकली क्लाइम करना चाहते हैं, टेक ऑफ करना चाहते हैं, उसमें भी इसमें एफिशिएंसी रहेगी। फिर इसके अलावा आप इसमें हाई जी वेरिएबिलिटी की जो बात करें तो उस वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इसमें बहुत अच्छी रहेगी। तो जितना थ्रस्ट टू वेट रेशियो अच्छा होता है हम कह सकते हैं उतनी ही परफॉर्मेंस जो है लड़ाकू विमान की अच्छी होती है, इंजन की अच्छी होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर कितनी होनी चाहिए। तो देखो अभी पहली बात तो यह है कि कावेरी 2.0 जो इंजन है उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो अभी अनवील नहीं किया गया है, यानी जीटीआरई के द्वारा अभी तक ऐसा कुछ भी डेटा नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इसे डिजाइन किया जा रहा है उस तरीके से ये माना जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि 6:1 या 7:1 यानी 6:1 या 7:1 जो है इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है, तो ये आप कंपैरिजन करके लगा सकते हैं। देखिए हमारा जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन था उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 4.51 था।
अगर आप जेई F404 की बात करें, जिसे तेजस MK1A में वर्तमान में लगाया जा रहा है, तो इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो 5.6 to 1 है। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं 6:1 और 7:1, ये इससे ज्यादा रहेगा। और ये 84 से 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। एक इंजन है क्लीमोव RD33 जो कि मिग 29 में लगा हुआ है। ये 81 से 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है और 5.1 से लेकर 1 जो है इसका वो रेशियो है, यानी थ्रस्ट टू वेट रेशियो है। और इसी तरीके से जेई का ये तो बहुत एडवांस इंजन है, ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं और इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी 9:1 है। तो कहने का मतलब यहां तक की जो हम बात कर रहे हैं जेई की बात कर रहे हैं F404, इन सबसे ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो कावेरी 2.0 का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है और इसका मतलब ये हुआ कि कावेरी 2.0 तेजस MK1A की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो डिमांड है, उनको आसानी से पूरा कर देगा। और हमारे पास में एक खुद का इंजन होगा, खुद का लड़ाकू विमान होगा। और जब दोनों ये हम इन दोनों तकनीकों में पारंगत हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भारतीय वायुसेना को किसी भी विदेशी कंपनी की ओर, किसी भी दूसरी सरकार की ओर नहीं देखना पड़ेगा। भारत में ही ये सारी तकनीकें जो हैं डेवलप होंगी। भारत में जब ये तकनीकें डेवलप होंगी तो इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अवसर जो हैं वो खुलेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कावेरी 2.0 इंजन की क्या तकनीकी विशेषताएं हैं और क्या इसमें अभी तक का अपडेट है। इसी के साथ आपसे फिर से मिलेंगे एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।